अच्छा भाई, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डेटाबेस की कनेक्टिविटी देख ली थी, किस तरीके से मैं अपनी ASP.NET कोर एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवा सकता हूँ कोड फर्स्ट अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाकी और हम करंट ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करवाने की कोशिश करेंगे, इसमें किस तरीके से हम परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, कनेक्टिविटी ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ और रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है इसका। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अब बेसिकली मुझे करना क्या है कि यहाँ पर मैंने अपनी डेटाबेस की कनेक्टिविटी तो करवा दी थी। यहाँ पर मैंने अपने जो डेटाबेस का नाम रखा था वो यहाँ पर आकर रखा था मैंने DB स्कूल। ठीक है, और SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में भी मैं अगर इसको ओपन करके दिखाऊं कि कहाँ पर मेरा डेटाबेस बनकर आया था और कितने टेबल्स थे उसमें। ठीक है, टेबल्स वगैरह मैंने इसमें नहीं बनाया था, लेकिन जब भी मैं माइग्रेशन परफॉर्म कराता हूँ तो मैंने बताया था कि एक टेबल बाय डिफॉल्ट बनकर आता है हमारे पास माइग्रेशन हिस्ट्री का। ठीक है, और यहाँ पर आकर डिटेल्स मैंने पुट कर दी इसमें, और डेटाबेसेस में जाता हूँ तो यहाँ से आकर मेरे पास ये रहा डेटाबेस DB स्कूल। ठीक है, ये वाला मैंने डेटाबेस क्रिएट किया था और उसको यहाँ पर आकर मैंने माइग्रेट करवा दिया था। ठीक है, और इस डेटाबेस में हमारे पास टेबल्स में अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक ही टेबल बनकर आया हुआ है, DB और डेटाबेस ऑब्जेक्ट एंटिटी फ्रेमवर्क माइग्रेशन हिस्ट्री। ठीक है, और अगर मैं इसको सेलेक्ट करके दिखाऊं, सॉरी TBL नहीं, एंटिटी फ्रेमवर्क माइग्रेशन हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास आ चुका है, देख सकते हैं 2 कॉलम है और टेबल बिल्कुल अभी मेरा एम्प्टी है। तो अब मुझे बेसिकली करना क्या है कि इस DB स्कूल के डेटाबेस में मुझे एक टेबल चाहिए TBL स्टूडेंट का। ठीक है, जिसके अंदर मैं कुछ कॉलम्स वगैरह ऐड करवा दूंगा, जैसे ID, नेम, क्लास, सेक्शन। ठीक है, जो भी कॉलम मुझे ऐड करवाने होंगे। ठीक है, तो अब मुझे करना क्या है कि जब मुझे टेबल चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर आकर कोई टेबल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर आकर मैं अपने क्यूरी विंडो में यहाँ पर आकर क्रिएट टेबल की कमांड लिखूंगा यहाँ पर आकर, और फिर उसमें मैं कॉलम बताऊं, उसकी डेटा टाइप बताऊं, कौन से कॉलम का क्या नाम है, ये सारी चीजें बताऊं। यहाँ पर मुझे नहीं बतानी। ठीक है, क्योंकि मैं कोड फर्स्ट अप्रोच पे काम कर रहा हूँ। मैं जो भी टेबल बनाना चाह रहा हूँ तो उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उसके लिए एक मॉडल बनाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, और मॉडल क्या है, सिंपल एक क्लास है और कुछ भी नहीं है। मॉडल क्लास, ठीक है, वही हमारे पास क्लास है जो हम C# में क्रिएट करते थे, बिल्कुल वही क्लास है। ठीक है, कोई डिफरेंस उसमें नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो करना क्या है कि यहाँ पर आकर मुझे एक मॉडल क्लास बनानी है, जिसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो एक मॉडल्स का फोल्डर बना लूंगा ताकि जितने भी मॉडल्स हो वो मेरे सारे उस मॉडल्स के फोल्डर में क्रिएट हो। तो राइट क्लिक करते हैं प्रोजेक्ट के फोल्डर पे, और यहाँ से आकर मैं आऊंगा ऐड पर, और फिर न्यू फोल्डर, और फोल्डर का नाम मैं रख दूंगा मॉडल्स। ठीक है, फोल्डर मेरा क्रिएट होकर आ गया है। अब मुझे क्या करना है, इस मॉडल्स के फोल्डर में मुझे अपने सारी मॉडल क्लासेस वगैरह को क्रिएट करना है। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ फोल्डर पे, ऐड पर जाता हूँ और यहाँ से आकर क्लास। ठीक है, सेलेक्ट किया मैंने इसको, और क्लास का नाम मैंने कहा भाई फॉर एग्जाम्पल मैं अभी काम करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट पे, तो मैंने यहाँ पर आगे इसका नाम रख दिया, मैंने कहा स्टूडेंट, और मैंने सिंपल इसको ऐड करवा दिया। ठीक है, तो यहां पर देखें मेरे पास एक क्लास क्रिएट होकर आ चुकी है, पब्लिक क्लास स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हम बनाते थे C# में भी कि सबसे पहले तो एक्सेस मॉडिफायर, उसके बाद क्लास का कीवर्ड और उसके बाद आपकी क्लास का नाम। ठीक है, तो ये तो मेरे पास आगे आप समझ लें कि यहां पर मैंने क्या लिख दिया है कि क्रिएट टेबल स्टूडेंट। ठीक है, अब होता क्या है कि टेबल के अंदर अगर मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर क्या होता है, कॉलम्स होते हैं, कॉलम के नाम होंगी, उनकी डेटा टाइप्स वगैरह होंगी। ठीक है, और उसकी लेंथ वगैरह कितनी होगी। तो फिलहाल सबसे पहले यहाँ पर आकर मैं कॉलम स्पेसिफाई कर देता हूँ कि इस टेबल में या इस मॉडल में कितने मेरे पास कॉलम होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कॉलम को मैं कैसे क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो वहां मेरे पास जो कॉलम होंगे, मेरे टेबल में जो कॉलम क्रिएट होकर आएंगे, वो यहाँ पर इस मॉडल क्लास की कहलाएंगी प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी C# में कवर करवा चुके हैं। तो यहां पर अगर मुझे एक प्रॉपर्टी बनानी हो, जितनी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज मैं इस बॉडी के अंदर बनाऊंगा, इस क्लास की बॉडी के अंदर बनाऊंगा, उतने ही नंबर ऑफ कॉलम मेरे पास उस टेबल में क्रिएट होकर आ जाएंगे। तो यहां पर आकर मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी क्रिएट करने की शॉर्ट की हमारे पास PROP डबल टैब। जिस तरीके से कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए CTOR डबल टैप, इसी तरह से PROP डबल टैप। तो यहां पर देखें मेरे पास प्रॉपर्टी में मुझे क्या क्या मिला है। सबसे पहले तो देखें एक्सेस मॉडिफायर, कि ये जो प्रॉपर्टी है अपनी एप्लीकेशन में कहीं पर भी इस्तेमाल हो सकती है, पब्लिक है। ठीक है, दूसरी चीज मुझे मिली है इसकी डेटा टाइप, कि ये जो प्रॉपर्टी है अपने पास किस टाइप का डेटा स्टोर करेगी, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल, कौन सा, या बुलियन। उसके बाद है माय प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी का नाम, और यही मेरे कॉलम का नाम कंसीडर होगा। उसके बाद है गेट सेट। ठीक है, गेटर सेटर लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये जो प्रॉपर्टी है वो रीड भी हो सकती है और राइट भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर मतलब इसका डेटा गेट भी मैं कर सकता हूं, इसमें कोई डेटा सेट भी करवा सकता हूं। ठीक है, तो अब यहां पर आकर सबसे पहले तो मैंने कहा प्रॉपर्टी का जो नाम होगा माय प्रॉपर्टी नहीं होगा बल्कि होगा STD ID। ये मेरे पास हो गया पहला कॉलम, इसी को मैंने किया कॉपी। मैंने कहा ये होगा मेरे पास STD नेम, क्लास और सेक्शन।
ये 4 कॉलम में ले रहा हूँ। सबसे पहले तो इनके नाम चेंज कर लेता हूँ। पहला वाला मेरे पास आईडी, सेकंड वाला मेरे पास हो गया नेम, थर्ड हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर क्लास, और लास्ट में कर लूंगा सेक्शन। ठीक है, और अब क्या करता हूँ, मैं इनकी डेटा टाइप्स वगैरह को चेंज करता हूँ। मैंने कहा सिर्फ जो आईडी वाला कॉलम होगा ना वो मेरे पास इंटीजर रहेगा, बाकी सब मैं सबको स्ट्रिंग कर दूंगा। तो यहां से आके मैं मल्टी लाइन सिलेक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कंट्रोल ऑल्ट और क्लिक कर दिया, और यहां से मैंने सबको हटाकर मैंने लिख दिया स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहां पर देखे जैसे ही मैंने स्ट्रिंग लिखा उसने तीनों प्रॉपर्टी के नेम के नीचे मुझे वार्निंग शो करवा दी। ठीक है, और अगर मैं यहां पर कर्सर प्लेस करता हूं अपना तो कह रहा है भाई नॉन नलेबल प्रॉपर्टी एसटीडी नेम। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब क्या है कि अभी मेरे पास ये जो प्रॉपर्टीज हैं, सिर्फ स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग में बाय डिफॉल्ट जाती है वैल्यू नल, अगर उसमें कुछ हम इंसर्ट नहीं करवाते। तो ये काम इंटीजर के साथ क्यों नहीं हुआ? ठीक है, क्योंकि इंटीजर में बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल नहीं जाती। अगर इंटीजर को कोई वैल्यू नहीं मिलती तो उसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0। ठीक है, तो यहां पर इसी वजह से वो डिफॉल्ट वैल्यू सेट उसको करा देता 0, इस वजह से यहां पर वो मुझे वार्निंग नहीं दे रहा। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अभी मेरे पास ये जो एसटीडी नेम, क्लास और सेक्शन है, ये अभी हमारे पास क्या है? नॉट नल है। ठीक है, मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या है, इसमें अभी मैं नल वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकता। अभी ये जो मेरे पास तीनों प्रॉपर्टीज हैं इसमें ये अभी अपने पास नल एक्सेप्ट नहीं कर रही। ठीक है, लाजमी मुझे कोई ना कोई इसमें वैल्यू को इंसर्ट करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग ये चाह रहे हैं कि आपकी जो तीनों वैल्यूज हैं या तीनों प्रॉपर्टीज हैं वो नल वैल्यूज भी एक्सेप्ट करे, तो आपको इन प्रॉपर्टीज को नलेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, और नलेबल बनाने के लिए आपको यहाँ पर नलेबल ऑपरेटर या जिसको नल कोलेसिंग ऑपरेटर भी बोला जाता है, जो कि डेटा टाइप के साथ प्लेस किया जाता है। यहाँ पर मैंने लगा दिया सिंपल एक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इससे हुआ क्या कि अब ये जो आपका एसटीडी नेम वाला कॉलम है या जो प्रॉपर्टी एसटीडी नेम वाली, अब इसमें यूजर नल वैल्यूज भी इंसर्ट करवा सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि इसमें क्या हो कि वैल्यूज इनपुट करना लाजमी हो। ठीक है, लेकिन मैं अभी फिलहाल अभी इसको रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग इसमें इसको भी नलेबल बनाए। ठीक है, नलेबल क्यों ना बनाए अभी इसको? क्योंकि हमारे पास क्या होता है जब हम डेटा इंसर्ट करवा रहे होते हैं, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वैल्यूज नल चली गई, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई मिस्टेक कर दी अपने फॉर्म में कि जिसकी वजह से मेरे पास वैल्यूज नल चली गई इन प्रॉपर्टीज में, तो मुझे वो वहीं पर ही क्या कर देगा, प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा और रोक देगा कि भाई आपने वैल्यूज नल इंसर्ट करवाई है। ठीक है, अगर मैंने इन तीनों को नलेबल बना दिया, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें मेरे पास नल वैल्यूज नहीं, तब मुझे एरर वो नहीं देगा। नल वैल्यूज भी एक्सेप्ट कर लेगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में एरर आ कहाँ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से मैं इसको रिकमेंड अभी नहीं करता कि फिलहाल आप इसको अभी नलेबल बनाए। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या कर लिया कि स्टूडेंट का एक मॉडल क्लास बना लिया है और उसमें मैंने 4 प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करवा दी है। ठीक है, अभी जो मेरे पास ये सिर्फ क्या है, सिर्फ एक मॉडल क्लास है और ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब मुझे इस मॉडल क्लास को एक्चुअल टेबल में कन्वर्ट करवाना है, एक डेटाबेस टेबल में मुझे कन्वर्ट करवाना है कि भाई टेबल का नाम क्या होगा। उसमें मैंने बता दिया कि ये सारे 4 कॉलम्स होंगे। ठीक है, और उसको मुझे कहां पर लेकर जाना है, अपने इस डेटाबेस के अंदर जाकर माइग्रेट करवाना है। ठीक है, तो अब सिंपल मुझे करना क्या कि सबसे पहले तो अपनी एप्लीकेशन में रहते हुए क्या करूंगा, इसको मैं कन्वर्ट करवाऊंगा एक टेबल में। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आ जाता हूं अपने कॉन्टेक्स्ट की क्लास में। ठीक है, जो भी मॉडल क्लास आप टेबल में कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं तो आपने अपनी कॉन्टेक्स्ट क्लास में आना है और यहां पर आकर आपने लिखना है पब्लिक डीबी सेट। ठीक है, अब डीबी सेट के अंदर क्या करना है, अपने उस मॉडल का नाम जिसको आप एक डेटाबेस टेबल में या डेटाबेस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, इस केस में मेरे पास जो नाम है मॉडल का वो है स्टूडेंट। मैंने कहा स्टूडेंट। ठीक है, एंटर किया यहां पर जैसे ही, तो उसने यहां पर देखे मैं अभी एग्जिस्ट करता हूं कहां पर, अपने कॉन्टेक्स्ट की क्लास में, मतलब कॉन्टेक्स्ट की फाइल में, और मेरी जो कॉन्टेक्स्ट की क्लास है या फाइल है वो है डेटा के फोल्डर के अंदर। तो उसने मुझे बता दिया कि एक्चुअल में जो स्टूडेंट आ रहा है वो कौन से फोल्डर से आ रहा है, वो ये मॉडल्स के फोल्डर से आ रहा है। अगर आपकी मॉडल क्लास और आपकी कॉन्टेक्स्ट की फाइल या कॉन्टेक्स्ट की क्लास सेम फोल्डर में होगी तो आपको ये पाथ ऐड करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो ऊपर ऐड हुआ है आगे, ये आपको करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों सेपरेट फोल्डर में, यहाँ तो देखिए मेरे पास सजेशन आ रही थी, इंटेलिजेंस आ रही थी, मैंने एंटर किया तो उसने मुझे खुद ऐड करवा कर दे दिया। अगर मेरे पास ये नहीं ऐड होगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में देखें अब स्टूडेंट कहाँ से आ रहा है, उसको रीड ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो मुझे उसको बताना पड़ेगा कि भाई ये जो स्टूडेंट वाला मॉडल है वो कहाँ से आ रहा है, ये डेटाबेस कनेक्टिविटी का जो प्रोजेक्ट है कनेक्टिविटी का, उसके मॉडल के फोल्डर से आ रहा है। ठीक है, अब इन एंगुलर ब्रैकेट के बाहर में आऊंगा और यहां पर अब मुझे बताना है कि भाई मॉडल तो ये है, लेकिन जब एक एक्चुअल टेबल में कन्वर्ट होगा तो उसका नाम क्या होगा। मैंने कहा इसका नाम हो जाएगा टीबीएल स्टूडेंट। ठीक है, और उसमें भी गेट सेट के मतलब मेरे पास ये जो हमारे पास ये टेबल है मतलब वो रीड भी होगा और राइट भी होगा, गेट सेट लगा दिया मैंने। ठीक है, वैल्यू गेट भी कर सकते हैं इसकी और उसको मैं वैल्यू सेट भी करवा सकता हूँ। ठीक है, अब यहां पर ये काम करना लाजमी है। ठीक है, सबसे पहले मैंने मॉडल क्लास बनाई, उसके बाद एक्चुअल में मेरे पास ये जो मॉडल था
एक टेबल में यहाँ पर आकर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बस मुझे क्या करना है, अपनी एक कमांड एग्जीक्यूट करवानी है माइग्रेशन के लिए। ठीक है, मैं आता हूँ टूल्स में, NuGet पैकेज मैनेजर और पैकेज मैनेजर कंसोल, और यहां पर आकर मुझे कमांड एग्जीक्यूट करवानी है ऐड माइनस माइग्रेशन और अपनी माइग्रेशन का नाम, कुछ भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहां पर आकर अपनी माइग्रेशन का नाम रख दिया स्टूडेंट या स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं कि अभी स्टूडेंट्स के लिए माइग्रेशन ऐड करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब इससे होगा कि जैसे ही मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो मेरे इस प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनकर आएगा माइग्रेशन के नाम से, और उसके अंदर वो फाइल बनकर आ जाएगी माइग्रेशन की। और उस फाइल में क्या क्या चीजें होती है मैं दिखाता हूँ अभी। ठीक है, तो वापस आता हूँ मैं पैकेज मैनेजर कंसोल पे और इस कमांड को एग्जीक्यूट करवाता हूँ। उससे पहले देखिए मेरे पास ना तो माइग्रेशन का फोल्डर है ना तो कोई फाइल है। ठीक है, और ये जो मैंने स्टूडेंट्स लिखा ना, ये मेरी माइग्रेशन का नाम है और इसी नाम से फाइल क्रिएट होकर आएगी माइग्रेशन के नाम से। ठीक है, और जैसे यहाँ पर आकर मैं एंटर करता हूँ, यहां पर आ गया हमारे पास एक एरर। अब एरर बोल क्या रहा है, बहुत ही सिंपल अल्फाज में उसने मुझे एरर बता दिया। कह रहा था एंटिटी टाइप स्टूडेंट रिक्वायर्स अ प्राइमरी की टू बी डिफाइंड। मतलब यहां पर क्या मांग रहा है मुझसे कि भाई आपने कम से कम एक प्राइमरी की तो लाजमी ऐड करनी है किसी ना किसी प्रॉपर्टी में। ठीक है, लाजमी। ठीक है, तो अब क्या मैं, हमारे पास कौन सा कॉलम मैं बनाऊंगा प्राइमरी की, आईडी का। तो अब इसको मैं प्राइमरी की बनाऊंगा ऐसे, बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक एनोटेशन लगाना है, एक एट्रीब्यूट पास करना है जिस भी कॉलम पर। अब ये देखिए हमारे पास प्राइमरी की होता क्या है, कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट क्या डिफाइन करता है, हमारे कॉलम की एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज को डिफाइन करता है। ठीक है, अब यहां पर वैसे मैंने बताया कि मेरे पास ये जो सारे चारों हैं ये प्रॉपर्टीज बल्कि नहीं एज अ कॉलम कंसीडर हो रहे हैं। तो जिस भी कॉलम पर अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज मतलब कोई कोई कंस्ट्रेंट लगाना है तो मुझे उस कॉलम के ऊपर आकर डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं उस कॉलम के ऊपर आया या प्रॉपर्टी के ऊपर आ, यहां पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहां पर मैंने लगा दिया एक की। ठीक है, हो सकता है आप लोगों का सजेशन ना है। अब जैसे यहां पर आकर मैं क्या करता हूं, मैंने की लगा दिया। अब ये की का क्या काम है कि वो इस एसटीडी आईडी वाले प्रॉपर्टी को टारगेट करेगा या कॉलम को टारगेट करेगा, उसको प्राइमरी की बना देगा, साथ साथ ऑटो इंक्रीमेंट भी कर देगा। ठीक है, आइडेंटिटी भी कर देगा। ठीक है, अब ये जो मैंने की इस्तेमाल की है इसके लिए मुझे एक नेम स्पेस ऊपर ऐड करवाना पड़ता है मॉडल क्लास में, वो है हमारे पास सिस्टम डॉट कॉम्पोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशंस का। ठीक है, मैं सिंपल यहां पर अगर कंट्रोल डॉट प्रेस करता हूं तो यहां देखें क्या कह रहा है भाई, ये स्टेटमेंट ऐड करवानी है सिस्टम डॉट कॉम्पोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशंस। ठीक है, जैसे ही मैं यहां पर अगर एंटर की प्रेस करता हूं तो यहां पर देखें उसने मुझे ऐड करवा कर दे दिया, एरर खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, अपने इस एसटीडी को मैंने प्राइमरी की बना दिया और साथ साथ मैंने इसको आइडेंटिटी ऑटो इंक्रीमेंट भी कर दिया। ठीक है, मैं वापस जाता हूं और यहां पर आकर मैं दोबारा से कमांड एग्जीक्यूट करूंगा। प्रीवियस कमांड पे जाने के लिए अप एरो की प्रेस करेंगे, खुद से दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास वही जो लास्ट कमांड मैंने एग्जीक्यूट की थी वो मेरे पास आ चुकी है, एड माइग्रेशन और माइग्रेशन का नाम। ठीक है, यहां पर अगर मैं आऊं तो देखिए अभी तक कोई माइग्रेशन ऐड नहीं हुई, उसने एरर मुझे दे दिया था। अब इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहां देखें उसने मुझे सक्सेसफुली माइग्रेट करवा कर दे दिया, माइग्रेशन परफॉर्म करवा कर दे दी। ठीक है, अब अगर मैं जाता हूं सोल्यूशन एक्सप्लोरर में और प्रोजेक्ट के फोल्डर में देखें तो यहां देखें मॉडल से पहले एक फोल्डर क्रिएट होकर आ गया माइग्रेशन के नाम से, और अगर मैं इसको ओपन करवाता हूं तो यहां पर देखें एक्चुअल में मेरे पास अभी दो फाइल क्रिएट होकर आई है। ठीक है, ये अभी माई कॉन्टेक्ट मॉडल स्नैपशॉट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें और यहां पे गौर करें फर्स्ट वाली पर। ठीक है, तो यहां पर देखिए वो मुझे उसने बता दिया कि भाई ये देखिए ये जो स्टूडेंट्स है ये क्या है, मेरी जो मैंने नाम यहाँ पर आकर रखा था एड माइग्रेशन और स्टूडेंट्स, ये वही वाला नाम उसने मुझे बना कर दिया। ठीक है, और अगर मैं इस फाइल को ओपन करवाता हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी आपके सामने ओपन हुई हुई है, तो ये देखिए ये मेरे पास एक माइग्रेशन ही उसने मुझे फाइल क्रिएट करके दी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है क्या, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो उसने टेबल का नाम बता दिया कि टेबल का नाम क्या होगा मेरे, टेबल स्टूडेंट। ये मैंने कहाँ पर डिसाइड किया था, ये मैंने अपनी कॉन्टेक्ट क्लास में डीबी सेट के बाद यहाँ पर कि टेबल का नाम होगा टीबीएल स्टूडेंट। और वापस अगर मैं जाता हूँ माइग्रेशन की फाइल में तो यहाँ पर देखिए कह रहा है ये कॉलम कौन कौन से होंगे, एसटीडी आईडी नेम क्लास सेक्शन, और कंस्ट्रेंट पे जाता हूँ देखिए कह रहा है एक कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है प्राइमरी की का, और कौन से कॉलम पर लगाया हुआ है, आईडी पर लगाया हुआ है। ठीक है, और यहां पर अगर आप लोग गौर करें तो देखें उसने डेटा टाइप इसकी रखी हुई है क्या, एन वार्चर और मैक्सिमम। ठीक है, ये भी अभी हम लोग परफॉर्म करके देखेंगे कि अगर यहां पर मुझे अपनी खुद से लेंथ डिफाइन करनी हो मिनिमम या मैक्सिमम तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम कंस्ट्रेंट की बात नहीं कर रहे। ठीक है, वो सारा जो कॉन्सेप्ट आएगा हमारे पास मॉडल वैलिडेशन में आता है। ठीक है, और इसकी हमारे पास जो टाइप है हमारे पास क्या है, इंटीजर है। ठीक है,
अब क्या करना है कि यहां पर मैंने अपने एक्चुअल मॉडल को टेबल में कन्वर्ट करवा दिया, एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट में मैंने उसको कन्वर्ट करवा दिया। ठीक है, अब मुझे बस क्या करना है, अभी तक मेरे पास यहाँ पर माइग्रेशन परफॉर्म नहीं हुई। अगर मैं यहाँ पर टेबल के फोल्डर पे राइट क्लिक करके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अभी तक मेरे पास नहीं आया कोई भी टेबल। और अगर मैं माइग्रेशन हिस्ट्री वाले टेबल को अगर मैं फेच करवाऊं तो अभी तक कोई भी, मैंने यहाँ पर आकर कह रहा है कि माइग्रेशन अभी तक परफॉर्म नहीं करवाई भी, मतलब मेरे अभी तक डेटाबेस ने गेट ही नहीं किया कि अभी तक इसमें माइग्रेशन परफॉर्म हुई भी है या नहीं हुई। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, एक दफा बस अपने डेटाबेस को अपडेट करना है। ठीक है, चेंजेस करने के लिए उसमें कि वो सारी चेंजेस को अप्लाई कर ले, जो चेंजेस मैंने अभी तक अपनी एप्लीकेशन में की हैं वो मेरे डेटाबेस में हो जानी चाहिए। तो यहां पर अगर मैंने लिखा अपडेट डेटाबेस, जैसे यहां पर अगर मैं एंटर की प्रेस करता हूं तो यहां देखें, ठीक है, सक्सेसफुली अपडेट होकर आ गया, डन उसने मुझे बता दिया। अब अगर मैं अपने वहां पर डेटाबेस के फोल्डर को रिफ्रेश करता हूं राइट क्लिक करके, ठीक है, और मैं टेबल्स के फोल्डर में जाता हूं तो यहां देखें टेबल आ गया टीबीएल स्टूडेंट्स के नाम से। और अगर मैं अपने इस टेबल को एंटिटी फ्रेमवर्क माइग्रेशन हिस्ट्री वाले टेबल को अगर मैं एग्जीक्यूट करवाता हूं, क्यूरी को फैच करवाता हूं तो देखिए एक माइग्रेशन उसने मुझे बता दिया कि भाई एक माइग्रेशन आपने परफॉर्म करवा दिया, और किस नाम से, स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, वही नाम है जो मैंने एड माइग्रेशन के बाद वहां पर अपना पुट किया था। ठीक है, और अगर मैं अपना यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट वाला टेबल फैच करवाऊं कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट्स, और इसको मैं फैच करवाऊं तो यहां पर देखें टेबल अभी क्योंकि मेरा बिल्कुल एम्प्टी है, लेकिन कॉलम पर गौर करें तो आईडी, नेम, क्लास और सेक्शन। और यहां पर अगर मैं अगर कॉलम दिखाऊं तो देखें आईडी, नेम, क्लास, सेक्शन, आईडी को उसने प्राइमरी की बना दिया, बाकी सब मेरे पास क्या है, एनमार्चर और नॉट नल है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मॉडल क्लास को एक एक्चुअल टेबल में कन्वर्ट करवा सकते हैं, माइग्रेशन अपनी एप्लीकेशन में परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि ये जो मैंने टेबल यहाँ पर आकर माइग्रेट करवा दिया टीबीएल स्टूडेंट, इसमें मुझे क्या करना है, कोई डेटा वगैरह इंसर्ट करवाना है फॉर्म से। तो फॉर्म मेरे पास होगा मेरी एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि यूजर अपने इस एप्लीकेशन से या इस वेबसाइट से, वेब एप्लीकेशन से फॉर्म को फिल करे, और जो फिल किया उसने अपना डेटा इनपुट किया है वो इस वाले टेबल में आकर यहाँ पर क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए। ठीक है, आईडी यूजर को, स्टूडेंट को खुद से देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है, प्राइमरी की है, खुद से नहीं देगा, खुद से जनरेट होकर आएगी। ठीक है, उसको नेम फिल करना है, क्लास फिल करनी है और सेक्शन फिल करना है। ठीक है, तो अब जरा मैं आ जाता हूँ एप्लीकेशन पर, और यहाँ पर सबसे पहले आकर मुझे बनाना है एक कंट्रोलर, जिसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कंट्रोलर्स का फोल्डर क्रिएट करूंगा, राइट क्लिक, ऐड, और एक न्यू फोल्डर, और फोल्डर का नाम रख दिया कंट्रोलर्स। ठीक है, कंट्रोलर्स एस लाजमी लगाना है कंट्रोलर्स में। ठीक है, और यहाँ पर अगर अब इस फोल्डर इसमें आकर मैं क्या करूंगा, कंट्रोलर क्रिएट करूंगा, राइट क्लिक, ऐड, और एक कंट्रोलर। ठीक है, और कंट्रोलर जो मैं यहाँ से आगे सेलेक्ट करूंगा सिंपल एक एम्प्टी कंट्रोलर ले रहा हूँ, ऐड करवाते हैं, और यहां से आगे मैं अपने कंट्रोलर का नाम रख देता हूं स्टूडेंट कंट्रोलर। ठीक है, कोशिश करेंगे आप ये जो प्रीफिक्स लगा रहे हैं कंट्रोलर का वो लाजमी लगाएं। ठीक है, वरना अगर मैं इसका नाम सिर्फ क्या रख दूं, मैं सिर्फ इसका स्टूडेंट नाम रख दूं तो मेरे पास स्टूडेंट वाले मॉडल के नाम में और कंट्रोलर के नाम में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसलिए जब भी आप कंट्रोलर बनाए तो लाजमी कंट्रोलर का प्रीफिक्स उसमें लगा दे कि एक्चुअली पता चले आपको ये कंट्रोलर है। ठीक है, और मैंने सिंपल क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये मेरे पास एक कंट्रोलर क्रिएट होकर आ चुका है, और हमारे पास ये एक एक्शन मेथड बनकर आ गया। ठीक है, अब मेरे पास ये जो एक्शन मेथड है इंडेक्स का, ये मुझे एक रिटर्न करवा कर दे रहा है व्यू, व्यू मुझे एक प्रोवाइड कर रहा है जो कि अभी तक मैंने नहीं बनाया इसका व्यू। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, ऐड व्यू पे जाता हूँ, और यहां से आकर क्या करता हूँ, इसको सिंपल मैं कर लूंगा ऐड। ठीक है, और मेरे एक्शन मेथड का नाम, सॉरी व्यू का नाम वही होगा जो एक्शन मेथड का नाम है, इंडेक्स ऐड। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास इंडेक्स का एक व्यू क्रिएट होकर आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कहा सिंपल क्या करना है, एक सबसे पहले तो हेडिंग लगा देना H1, मैंने कह दिया यहाँ पर आकर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं अपना। सबसे पहले फॉर्म का टैग ओपन क्लोज किया, और यहाँ पर सबसे पहले इनपुट फील्ड लगाऊंगा, मैंने कहा इनपुट, उसकी टाइप में रख दूंगा टेक्स्ट, प्लेस होल्डर में इस पर कह दूंगा, मैंने कहा एंटर स्टूडेंट नेम। उसके बाद मैंने अब यहाँ पर आकर क्या करते हैं, लाइन ब्रेकर लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 लाइन ब्रेकर आकर यूज कर रहा हूँ, इसी को करते हैं यहाँ से कॉपी, पेस्ट, पेस्ट और पेस्ट। ठीक है, सेकंड वाला हो जाएगा मेरे पास स्टूडेंट क्लास के लिए, थर्ड हो जाएगा सेक्शन के लिए, और लास्ट हमारे पास है इनपुट टाइप सबमिट बटन होगा। मैंने यहाँ पर इनपुट टाइप सबमिट की, जिसके लिए मुझे ना तो प्लेस होल्डर चाहिए, यहाँ पर मैंने इस पर वैल्यू लगा दूंगा, मैंने कहा वैल्यू लगा देना इस पर रजिस्टर की, कि इस बटन पर जो लिखा हुआ आएगा वो रजिस्टर लिखा हुआ आएगा, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास क्या होगा कि फॉर्म में डेटा फिल होकर आ जाएगा। ठीक है, अब हम पीएचपी में क्या करते थे,
पीएचपी में ये होता था कि मैं टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू को कैसे गेट करता था, मैं एक नेम का एट्रीब्यूट लगाता था, उस पर नेम का एट्रीब्यूट लगाता था और उसको क्या करता था भाई, अंडरस्कोर पोस्ट से मैं क्या करता था, उसको डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट से गेट कर लेता था कि टीएक्सटी नेम एज क्लास सेक्शन जो भी होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सेम इसी तरह मैं क्या करूंगा, यहां पर भी मैं क्या करूंगा, नेम असाइन करूंगा, ठीक है। लेकिन यहां पर मैंने नेम असाइन कर दिया, अब मैं नेम यहां पर आकर क्या दूंगा, अब यहां पर आकर डेटा मुझे क्या करवाना है, इंसर्ट करवाना है, ठीक है। किसमें, अपने टेबल में, ठीक है। तो ये जो मेरे पास कॉलम है, सॉरी ये वाला जो मेरे पास इनपुट है, ये नेम वाले कॉलम में अपनी वैल्यूज को इंसर्ट करेगा। तो नेम मैं इसको जो प्रोवाइड करूंगा, बिल्कुल सेम वही नाम मैं प्रोवाइड करूंगा जो मैंने अपनी मॉडल क्लास में प्रॉपर्टीज का नाम रखा है, ये वाला, जब मैं डेटा इंसर्ट करवा रहा हूं, ठीक है। मतलब मैं जब अपना डेटा भेज रहा हूं अपने टेबल में, तो मेरी इनपुट फील्ड के नाम और मेरी मॉडल की प्रॉपर्टीज के नाम बिल्कुल मैच होने चाहिए, स्पेलिंग की जरा भी मिस्टेक ना हो, ना तो मेरे पास कोई कैपिटल और स्मॉल हो। एज इट इज यही नाम रखना है, एसटीडी नेम क्लास और सेक्शन, और दरम्यान में अंडरस्कोर है। तो मैं यहां पर आकर लगूंगा एसटीडी नेम, इसी को करते हैं यहां से कॉपी, ये हो जाएगा हमारे पास क्लास, और ये हो जाएगा सेक्शन, ठीक है। बिल्कुल सेम वही नाम रखना है जो मॉडल की प्रॉपर्टीज का नाम रखा है, ठीक है। अब फॉर्म में एक और चीज मैं डिफाइन करता था पीएचपी में, क्या, कि जो रिक्वेस्ट मेरे पास जा रही है वो गेट की जा रही है या पोस्ट की जा रही है। तो उसके लिए मैं कौन सा एट्रीब्यूट लगाता था, मेथड, मेथड, और मेथड मैंने कहा मेरे पास होगा पोस्ट का, ठीक है, मेथड होगा पोस्ट का, ठीक है। तो अब ये वाला जो फॉर्म है मेरे पास इंडेक्स व्यू में जो है, तो मेरे पास ये फॉर्म कब डिस्प्ले होगा, जब मेरे पास ये इंडेक्स का व्यू कॉल होगा, ठीक है। तो मतलब ये वाला जो इंडेक्स का व्यू है, सॉरी इंडेक्स का जो एक्शन मेथड है, इसका क्या टास्क है कि मुझे वो फॉर्म को डिस्प्ले करवा कर देगा, ठीक है, सिर्फ डिस्प्ले करवा कर देगा। एक और एक्शन मेथड में क्रिएट करूंगा सेम नाम से, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि मैं सेम नाम से कर सकता हूं या नहीं कर सकता। सी शार्प का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने एक पढ़ा था पिलर पॉलीमॉर्फिज्म, उसमें एक कॉन्सेप्ट था मेथड ओवरलोडिंग का। उसमें क्या था कि सेम नाम से मल्टीपल मेथड बनाने हैं, लेकिन उनका सिग्नेचर डिफरेंट होना चाहिए। हाँ, सिग्नेचर से क्या मतलब है कि उनके जो पैरामीटर्स हैं उनमें चेंज होना चाहिए अगर सेम नाम से बना रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने कहा यहां पर इस वाले इंडेक्स मेथड में, अब देखें फर्स्ट वाला जो इंडेक्स मेथड है इसका क्या टास्क है कि मेरे सिर्फ फॉर्म को डिस्प्ले करवाना, यूजर को डिस्प्ले करवा देना। सेकंड वाला जो इंडेक्स का मेरे पास एक्शन मेथड है, इसका ये टास्क है कि वो इस फॉर्म से डेटा को कलेक्ट कर टेबल में स्टोर करवा देगा, ठीक है। अब देखिए मेरा जो टेबल है टीबीएल स्टूडेंट, जो मैंने मॉडल जो कन्वर्ट कराया था टेबल में, एक्चुअल टेबल में, वो है मेरी इस कॉन्टेक्स्ट क्लास के पास टीबीएल स्टूडेंट, ये रहा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अपने इस टीबीएल स्टूडेंट को अपने यहाँ पर कंट्रोलर में कॉल करवाना है, ठीक है। इसी वजह से मैंने क्या किया था, पब्लिक लगाया था, क्योंकि मेरे पास माई कॉन्टेक्ट एक अलग क्लास है और यहाँ पर कंट्रोलर एक अलग क्लास है, ठीक है। अगर पब्लिक होगा तो ही मेरे पास एक क्लास से दूसरी क्लास में मैं उसको कॉल करवा सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आकर बनाऊंगा एक कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इस स्टूडेंट कंट्रोलर की क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, मैंने कहा CTOR डबल टैब, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर का क्या काम होता है कि वो मेरी क्लास की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करता है, ठीक है। तो यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, इस कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में मैं पास करवाऊंगा अपनी कॉन्टेक्स्ट क्लास का एक रेफरेंस, मैंने कहा माई कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल पास करवा दिया इसका कॉन्टेक्स्ट के नाम से। अब देखें हुआ क्या कि मेरे पास जैसे ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा इस क्लास का, वो क्या करेगा, इस माई कॉन्टेक्स्ट की तमाम प्रॉपर्टीज को अपने पास ये कॉन्टेक्स्ट लेकर आ जाएगा, ठीक है। ये जो कॉन्टेक्स्ट है अभी इसके पास क्या है, मेरी इस पूरे क्लास का एक्सेस है, मतलब कि जो मेरे पास मेथड है, जो प्रॉपर्टी है, और टीबीएल स्टूडेंट का एक्सेस भी किसके पास है, इस कॉन्टेक्स्ट के पास है, जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है, रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। लेकिन ये जो कॉन्टेक्स्ट है इसको अभी मैं किसी एक्शन मेथड में इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, इसकी वजह यह है क्योंकि हमारे पास ये जो कॉन्टेक्स्ट है अभी ये है लोकल, ठीक है। कैसे पता चल लोकल है, क्योंकि मेरे पास ये एक मेथड के अंदर बनाया गया है, कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाया गया है। तो इसकी जो मेरे पास इसका जो स्कोप है, ठीक है, इसकी जो पहुंच है वो सिर्फ इन बॉडी तक है, इन करली ब्रैकेट्स तक है, बस इससे बाहर मैं इसको कॉल नहीं करवा सकता, ठीक है। अब मैं इसको जब बाहर कॉल ही नहीं करवा सकता, तो टीबीएल स्टूडेंट का जो एक्सेस है वो मैं इस सेकंड वाले इंडेक्स में कैसे लेकर आऊंगा, ठीक है। हाँ, अब ग्लोबल मैं इसको डायरेक्टली नहीं बनाऊंगा, इस कॉन्टेक्स्ट को मैं क्या करूंगा कि यहां पर जो मेरे पास कॉन्टेक्स्ट है, एक प्राइवेट कॉन्टेक्स्ट को
मैं क्या करूंगा, एक प्राइवेट कॉन्टेक्स्ट के पास जो डेटा है, मेरा तमाम डेटा है, वो एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के पास भेज दूंगा। कैसे भेज दूंगा, तो यहां पर अगर मैं क्या कर रहा हूं, उससे पहले मैं बनाऊंगा एक वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल, वही सेम कॉन्टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस वेरिएबल। मैंने यहां पर अगर किया, मैंने कहा वेरिएबल होगा मेरा प्राइवेट इस दफा। प्राइवेट क्यों बना रहा हूं, ताकि वो किसी और क्लास में एक्सेस ना हो सके। मैंने कहा प्राइवेट, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यही सेम मैं यहां से आगे क्या करूंगा, माई कॉन्टेक्स्ट, और इस दफा मैं इसका नाम रख दूंगा अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट, ताकि थोड़ा सा वो डिफरेंस हो। ठीक है, अब देखिए यहां पर मुझे क्या करना है, मैं ये चाह रहा हूं कि इस कॉन्टेक्स्ट के पास जितना भी डेटा है वो इस अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट के पास चला जाए। ठीक है, तो बस सिंपल यहां पर अगर मुझे लिखना है अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट, बस इससे होगा क्या, अब देखिए मेरे पास क्या हुआ कि इसने क्या कर दिया, अब इस सिंपल कॉन्टेक्स्ट ने अपना डेटा लोकल जो था वो भेज दिया इस ग्लोबल के पास। अब क्योंकि ग्लोबल के पास डेटा आ चुका है, ठीक है, अब ग्लोबल के पास आ चुका है, और जो डेटा मेरे पास इस कॉन्टेक्स्ट के पास था ना, वो इस अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट के पास आ चुका है, लेकिन ग्लोबल में। अब इसको हर कोई एक्सेस कर सकता है इस क्लास में। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, अब देखिए मेरे पास अभी तक इसमें एरर आ रहा है, क्या कह रहा है, ऑलरेडी डिफाइन हुआ है इंडेक्स का, आप दोबारा से नहीं बना सकते सेम पैरामीटर की टाइप से। तो यहां पर आकर मैं पैरामीटर एक पास करूंगा। ठीक है, अब पैरामीटर में मैं यहां पर पास क्या करूंगा, अपनी मॉडल क्लास का रेफरेंस। मेरी मॉडल क्लास क्या है, स्टूडेंट। ठीक है, मैंने यहां पर अगर कॉल करवाया अपने स्टूडेंट वाले मॉडल को, ठीक है, ये मेरे पास आ गया, एंटर करता हूं, नेम स्पेस ऐड करवा कर दे दिया, और मैंने कहा इसको एक भेज देना एसटीडी वाले वेरिएबल में। ठीक है, अब देखें होगा क्या, कि जितना भी डेटा मैं फिल कर रहा हूं ना यहां से, अब चाहे वो एसटीडी नेम का हो, क्लास का हो, या सेक्शन का हो, या इसके अलावा भी अभी तो सिर्फ 3 फील्ड है, अगर 3000 भी होती, ठीक है, अब ये फॉर्म से डेटा किसके पास चला जाएगा, इस एसटीडी के पास चला जाएगा। जैसे ही मैं क्या करता हूं, यहां से सबमिट के बटन पे क्लिक किया, उसने तीनों फील्ड का डेटा गेट किया अपने पास और इस एसटीडी के पास भेज दिया। ठीक है, अब इस एसटीडी के पास नेम भी है, क्लास भी है, और सेक्शन भी है। ठीक है, अब उसको मुझे कहां पर इंसर्ट करवाना है, अपने टेबल में। ठीक है, और टेबल का जो रेफरेंस है वो किसके पास है, इस अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट के पास। तो मैंने यहां पर आकर लिखा अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सेसर ऑपरेटर, मैंने कहा अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट के पास जाना, और जो टीबीएल स्टूडेंट है उसमें जाकर क्या करवा देना, ऐड करवा देना। और ऐड क्या करवाना है, ठीक है, जो डेटा एसटीडी के पास आया है उसमें क्या करवा देना, इसको ऐड करवा देना। ठीक है, और अपनी क्यूरी को फाइनल है। अब यहां पर मान लेंगे ये मेरे पास जो है, मैंने सिर्फ अपनी क्यूरी लिखी है। यहां पर मैं क्या करता हूं, क्या सिर्फ क्यूरी लिखने से मेरे पास एग्जीक्यूट हो जाती है वो, मैं सिर्फ क्यूरी लिखी और डेटा सारा आ गया, मुझे क्या करना पड़ता है, इसको एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। तो यहां पर आकर मैंने अभी समझ लिया कि सिर्फ क्यूरी लिखी है, इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। ठीक है, अब समझ लें कि ये यहां पर क्यूरी क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, बस ये वाला काम था मेरे पास, ये 2 लाइनें थी जो कि मेरा डेटा क्या कर देगी, इंसर्ट करवा कर दे देगी बस। अब चाहे यहां पर आकर आपके पास 3 फील्ड हो, 300 हो या 3000 हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारा डेटा लेकर चला जाएगा इस रेफरेंस वेरिएबल एसटीडी में, और उसको इंसर्ट करवा देगा, जो भी डेटा उसके पास होगा उसको टीबीएल इंसर्ट में जाकर करवा देगा, उसको इंसर्ट टीबीएल इंसर्ट में। ठीक है, और कैसे उसको पता चलेगा कि कौन सा डेटा कौन से कॉलम में लेके जाना है, वो पता चलेगा उसको इस नाम से। ठीक है, एसटीडी नेम में क्या लेके जाना है, ये वाला डेटा, क्लास में ये वाला, और सेक्शन में ये वाला। ठीक है, अब जरा क्या करते हैं, एप्लीकेशन को अगर मैं स्टार्ट करता हूं, तो यहां पर मेरे पास अभी डिस्प्ले होगा हेलो वर्ल्ड। मुझे क्या शो करवाना है, कि स्टूडेंट कंट्रोलर के पास जो इंडेक्स सेक्शन मेथड है उसको मुझे रन करना है, ताकि मेरा फॉर्म डिस्प्ले हो। ठीक है, यहां पर अगर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले लिखा ऐप डॉट एमसीआर मैप कंट्रोलर राउट, 2 आर्ग्यूमेंट पास करूंगा की और वैल्यू के फॉर्म में, नेम, डिफॉल्ट और पैटर्न। मैंने कहा कंट्रोलर इक्वल टू स्टूडेंट स्लैश एक्शन इक्वल टू इंडेक्स। ठीक है, और उसके लिए मुझे यहां पर आकर एक डिपेंडेंसी भी ऐड करवानी पड़ती है, कौन सी, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड एमवीसी। ठीक है, अब जरा मैं इसको स्टार्ट करता हूं। अब यहां देखें मेरे पास आ गया एरर। ठीक है, अब देखें एरर क्या कह रहा है, कि द रिक्वेस्ट मैच मल्टीपल एंड पॉइंट्स। अब जब देखें मैंने यहां पर उसको राउट में बताया,
कि भाई जब एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो इंडेक्स का मेथड कॉल करवाना है। अब अगर मैं स्टूडेंट कंट्रोलर में जाता हूं तो दो मेरे पास इंडेक्स के एक्शन मेथड है। अब उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा कब कॉल करवाना है, वो उसमें कंफ्यूज हो गया। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखिए अगर एरर के क्या कह रहा है कि द रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट गई है इंडेक्स के पास, क्या कह रहा है, मैच मल्टीपल एंड पॉइंट्स, कि दो एक्शन मेथड है उसमें से कॉल कौन सा करवाना है। बहुत ही सिंपल है कि मैं ये चाह रहा हूं कि जब एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो फर्स्ट वाला कॉल हो, और जब वहां पर सबमिट पे क्लिक हो, फॉर्म सबमिट हो, तो सेकंड वाला कॉल करवाना है। तो अब वापस जरा फॉर्म पर आ जाए और यहां पर आकर देखें, बस रिक्वेस्ट जो मेरे पास आ रही है मेथड्स की, जो फॉर्म की रिक्वेस्ट है वो आ रही है पोस्ट से। तो मुझे बस अपने एक्शन मेथड को ये बताना पड़ेगा सेकंड वाले को कि जब रिक्वेस्ट पोस्ट से आएगी तो सेकंड वाला कॉल करवाना, और पोस्ट की रिक्वेस्ट कब आएगी एक्शन मेथड के पास, जब फॉर्म सबमिट होगा। ठीक है, तो मुझे उससे पहले यहां पर आकर बस एक्शन मेथड से पहले एट्रीब्यूट लगा दूंगा। मैंने यहां पर आकर कह दिया HTTP पोस्ट, कि जब रिक्वेस्ट पोस्ट से आए तो क्या करना, सेकंड वाला कॉल करवा देना। ठीक है, मैं एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करता हूं। तो यहां देखें, ठीक है, फॉर्म मेरे पास आ गया। फर्स्ट वाला भी उसने मुझे एक्शन मैसेज चलाया जो कि सिर्फ फॉर्म को डिस्प्ले करवा कर दे रहा है। ठीक है, अब अगर मैं जाता हूँ जरा इसमें कोई वैल्यू लिखता हूँ, मैंने कहा एंटर नेम, मैंने लिखा है यहाँ पर नेम, क्लास और सेक्शन। जैसे यहाँ पर आकर मैं रजिस्टर के बटन पे क्लिक करता हूँ, कोई एरर नहीं आया। वापस मैं कहां पर आ गया, अपने उसी वाले व्यू पे। उसी वाले व्यू पे मैं वापस क्यों आ गया, क्योंकि मेरे पास देखें इंडेक्स का जो मेरे पास एक्शन मेथड है सेकंड वाला भी, वो भी वही सेम व्यू रिटर्न करवा कर दे रहा है। ठीक है, इंडेक्स वाला ही। ठीक है, तो जरा मैं अपने टेबल में जाता हूं और अपने इसको फैच करवा के देखता हूं कि डेटा इंसर्ट हुआ है नहीं हुआ। यहाँ देख, इंसर्ट होकर आ गया डेटा। ठीक है, मैं फिर जाता हूं, मैंने कोई और डेटा फिल किया। मैंने तो यहाँ पर आकर नेम लिखा, क्लास और सेक्शन। जैसे ही रजिस्टर के बटन पे क्लिक किया, कोई मैसेज नहीं, कोई एरर वगैरह कुछ भी नहीं। ठीक है, अब अगर मैं वापस आता हूं अपने टेबल पे, फेच करवाता हूं अपना रिकॉर्ड, तो यहां पर आ गया। ठीक है, अब जब फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से अगर क्या करता हूं, मैंने नेम में वैल्यू नहीं स्टोर करवाई, मैंने क्लास में करवा दी और सेक्शन में करवा दी। मैं जैसे ही रजिस्टर के बटन पे क्लिक करता हूं तो यहां देखें एरर आ गया। और एरर बोल क्या रहा है, सेफ चेंजेस में एरर आया है, क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हुए एरर आया है। ठीक है, यहां पर देखें अब एरर बोल क्या रहा है, बहुत ही सिंपल है, एरर है इनर एक्सेप्शन। पढ़े जरा क्या करिए, एसक्यूएल एक्सेप्शन कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू कॉलम एसटीडी नेम। ठीक है, तो यहां पर देखें, अब देखें मैंने गलती से अगर कोई एम्प्टी फील्ड सबमिट करवा दी, ठीक है, तो यहां पर देखें उसी ने वहीं पर मुझे टर्मिनेट कर दिया प्रोग्राम को। ठीक है, अगर मैं अपने मॉडल में से इसको नलेबल बना देता तो मुझे पता नहीं चलता कि एक्चुअल में गलती कहां पर हुई। इस वजह से मैंने कहा था कि मैं रिकमेंड इसको नहीं करता। ठीक है, और यहां पर अगर मैं फैच करवाता हूं तो यहां देखें, वो एक हमारे पास कॉलम की वजह से पूरी रॉ का डेटा हमारे पास इंसर्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप लोग, अपना डेटा वगैरह यहाँ पर इजीली इंसर्ट करवा सकते हैं ASP.NET कोर को इस्तेमाल करते हुए।